दुनिया की तारीख में एक ऐसा वक्त आया जब सीरिया की जमीन खुद के लोगों के बीच लड़ाई का मैदान बन गई। ये लड़ाई सिर्फ एक शहर या फौज की नहीं थी, ये लड़ाई एक पूरी कौम की तकदीर के लिए थी। यह एक ऐसी जंग थी जो एक देश की पहचान और उसकी वजूद को खत्म कर सकती थी। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर एक मजबूत सरकार और फौज के बावजूद सीरिया कैसे बिखर गया। सीरिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रेबेल कमांडर हयात तहरीर अल शाम सीरियन आर्मी से लड़ रहे थे और सीरिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुर्दिश रेबेल्स सीरियन आर्मी से लड़ रही थी। फिर सीरिया के साउथ में कुछ दूसरे रेबेल्स सीरियन आर्मी से लड़ रहे थे और सीरिया के नॉर्थ में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस सीरियन आर्मी से लड़ रही थी। इस तरह सीरिया के सिर्फ सेंट्रल रीजन में बशर अल असद का कब्जा था। क्या यह सिर्फ एक सिविल वॉर था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? प्रेसिडेंट बशर अल असद और उनका परिवार जो सीरिया पर पिछले 50 सालों से हुकूमत करते आए थे, फिर क्या वजह बनी कि एक मजबूत लीडर को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा? क्या ये सब पहले से तय था? सीरिया जिसके पास अपनी मिलिट्री पावर थी, एयरफोर्स थी और एक सीरिया की हुकूमत और जो दुनिया के एक सबसे ताकतवर मुल्क रूस का साथी था, फिर ऐसा क्या हुआ कि सीरिया कोलैप्स कर गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी? पूरी दुनिया हैरान रह गई जब सीरिया एक बैटलफील्ड बन गया। ये एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ गोलियों और बम्स से नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि दिल और दिमाग से भी चल रही थी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सीरिया के लोग कभी इस जंग की असल सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? ये लम्हा तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए लिखा गया, एक कौम की लड़ाई अपने वजूद के लिए। लेकिन कहा जाता है कि सीरिया की लड़ाई सिर्फ एक मुल्क के अंदर के मसाइल का नतीजा नहीं थी, बल्कि दुनिया के बड़ी ताकतों का एक चेस बोर्ड था जिसमें लोगों की जिंदगियां सिर्फ मोहरे बनकर रह गई थी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ दुनिया के सामने दिखाई गई एक सोची समझी तस्वीर? आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक लीडर जो अपने मुल्क के लिए इतना मजबूत था, अपने ही लोगों का शिकार बन गया? बशर अल असद कैसे अपने ही देश में एक विलेन बन गए? क्या वो एक डिक्टेटर थे या वो सिर्फ एक विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस बन गए? ये सब सवालात हर किसी के जहन में आते हैं। तो क्या इस जंग का असल सच कभी सामने आएगा? क्या हम इस बात का पता लगा सकेंगे कि किसकी गलती थी और किसका हक था? जिन्फो टीवी की वीडियोस में आपका स्वागत और खुशामदीद दर्शक और नाजरीन। जब बशर अल असद की सरकार ने अपनी ताकत दिखाई, तब ये जंग सिर्फ खुदाई फैसले तक नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक जंग थी। ये दुनिया की तारीख में एक मिसाल बन गया जहां जंग सिर्फ ताकत का इजहार नहीं थी, बल्कि लोगों की आजादी के हक में एक पूरी जंग थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ एक सियासी फैसला था या फिर ये एक जिंदगी और मौत का मामला था? हयात तहरीर अल शाम जो इस जंग में एक अहम रिबेल कमांडर है, अपने लोगों की आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्या आजादी कभी भी खून के बिना हासिल हो सकती है? हयात तहरीर अल शाम ने अपने साथियों के साथ अपने आसपास के शहरों को आजाद करने के लिए कदम उठाए। इस जंग के हर मूड पर नई उम्मीद और नया जुनून ला रही थी। क्या जीत कभी भी मीठी होती है जब वह मौत के साए के अंदर हासिल की जाती है? ये एक ऐसा मूड था जहां हर दिन की जीत और हार जिंदगी के लिए थी। बशर अल असद की सीरियन आर्मी ने सिविलियंस पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी ने ढेर सारे लोगों की जान ले ली। क्या ताकत के लिए इंसानियत को भूल जाना ठीक है? क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक संघर्ष थी या फिर इंसानियत के खिलाफ एक बेहया वार था? सीरियन विपक्ष का लफ्ज उन तमाम ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है जो बशर अल असद के बाथिस्ट हुकूमत के खिलाफ थे। मगर आखिर ये कैसे संभव हुआ कि इतने सारे ग्रुप्स इकट्ठा हो गए? सीरियन अरब आर्म्ड फोर्सेस को छोड़े हुए ऑफिसर्स ने फ्री सीरियन आर्मी बनाई थी। लेकिन क्या ये सब पहले से ही तय था? और कई सारे दूसरे ग्रुप जो सीरिया को आजाद करना चाहते थे, उनका एक ही मकसद था, अपनी जिंदगी और अपने वतन को बचाना। इन सब ग्रुप्स को एक नाम दिया गया, मिलिट्री ऑपरेशंस कमांड, जो हयात तहरीर अल शाम के कमांड में था। ये किस किस्म का सोचा समझा मंसूबा था जो इन सबको इकट्ठा कर सके? क्या ये सिर्फ एक जंग थी या फिर एक फैसला था जो सीरिया की तकदीर को बदल रहा था?
और फिर तुर्की समर्थित सहयोगी समूहों का समर्थन मिला और 27 नवंबर 2024 को इदलिब, अलेप्पो और हमा में सीरियाई सेना बलों के खिलाफ एक बड़ा आक्रमण शुरू किया गया। 27 नवंबर 2024 के दिन सीरियाई विपक्षी बलों हयात तहरीर अल शाम की कमांड में एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था डिटरेंस ऑफ एग्रीशन, जारहियत या बारबेरिटी की रोकथाम, जो हयात तहरीर अल शाम ने दिया था। ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि सीरियन आर्मी की तरफ से वेस्टर्न अलेप्पो के देहाती इलाकों में बेगुनाह आवाम पर गोलियां और बम्स चलाए गए थे। आखिर ये इतना ज्यादा हो गया था कि हयात तहरीर अल शाम को जवाब देना जरूरी लगा। हयात तहरीर अल शाम सीरिया के मैप को देखते हुए अपनी अगली स्ट्रेटेजी बना रहे थे। हयात तहरीर अल शाम अपने रेबेल जनरल्स और कमांडर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। हयात तहरीर अल शाम का प्लान यह था कि फर्स्ट छोटे शहरों और गांवों पर हमला किया जाए ताकि सीरियन आर्मी की तरफ से जो सिटीजन्स पर होने वाली फायरिंग को रोका जा सके। सारे रेबेल फोर्सेस को रेडियो पर ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो तैयार रहे हमले के लिए। ये छोटे शहर और गांव होने की वजह से यहाँ सीरियन आर्मी इतनी तादाद में नहीं थी और इनके पास एडवांस वेपन्स यहाँ मौजूद नहीं थे। रात के अंधेरे में हयात तहरीर अल शाम और उनके सारे रेबेल जनरल्स और कमांडर्स गांव की तरफ बढ़ने लगे। वो सारे चुप कर रात के अंधेरे में बिना किसी को कुछ पता चले आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रूसी सैटेलाइट और सीरियन ग्राउंड कंट्रोल रडार्स और इक्विपमेंट जो ट्रूप्स की मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हें भी इसका पता नहीं चला कि रिबेल्स उन पर हमला करने वाले हैं। इसलिए रिबेल्स बिना किसी की नजर में आए गांव पर हमला करने के लिए तैयार थे। उधर छोटे गांव में जो सीरियन बेस था पूरी तरह आराम कर रहा था। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि हयात तहरीर अल शाम और सारे रिबेल्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। हयात तहरीर अल शाम ने अपने सारे जनरलों को रेडियो किया कि अब हमले का वक्त आ गया है। इधर सीरियन आर्मी अपने पोस्ट्स पर आराम कर रही थी और उनके पास सिर्फ कुछ मशीन गन्स मौजूद थे और हैंड ग्रेनेड्स। लेकिन हयात तहरीर अल शाम के पास रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, मशीन गन्स मौजूद थे और रिबल्स ने अचानक सीरियन पोस्ट पर इन सारे हथियारों से फायरिंग स्टार्ट कर दी। हर तरफ आग और बम्स और गोलियों की बौछार होने लगी। सीरियन आर्मी अचानक के हुए हमले से यहां वहां भागने लगी, लेकिन वो हर तरफ से घिरे जा चुके थे। उन्हें बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रिबेल्स मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक फायरिंग करते गए और सीरियन मिलिट्री पोस्ट को तबाह और बर्बाद कर दिया। रेबल्स पहली मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करने के बाद अब और एक दूसरी मिलिट्री पोस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। सीरियन मिलिट्री के ऑफिसर्स बेफिक्र पार्टी कर रहे थे और इधर हयात तहरीर अल शाम अपने रेबल्स के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बना चुके थे। मौका बेहतरीन था। पहली जीत का जज्बा और सीरियन मिलिट्री की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हयात तहरीर अल शाम के रेबल्स ने दूसरी मिलिट्री पोस्ट पर अचानक अटैक कर दिया। लेकिन इस बार सीरियन मिलिट्री कमांडर ने फौरन सीरियन कमांड सेंटर को रेडियो पर मदद के लिए कॉल किया और तुरंत एयर सपोर्ट भेजने का हुक्म दिया। सीरियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स तुरंत मिसाइल्स और एम्यूनिशन से लोडेड हुए और जल्द से जल्द टेक ऑफ किया और फिर आसमान से कहर टूट पड़ा। सीरियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स ने रेबल्स पर तबाही बरसा दी। मिसाइल्स और हेवी मशीन गन्स का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ से रेबल्स पर हमला होने लगा। तहरीर अल शाम के फाइटर्स एक पल के लिए घबरा गए। ये तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो पीछे हटकर भाग जाएं या फिर इन हेलीकॉप्टर्स को गिराने की कोशिश करें।
रेबल्स ने फौरन स्ट्रेटेजी बदली। अब उनका निशाना मिलिट्री पोस्ट नहीं, बल्कि ऊपर आसमान में घूमते मौत के साए सीरियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स बन गए। रेबल्स मशीन गन से एक के बाद एक फायरिंग करते गए और हेलीकॉप्टर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया। कई हेलीकॉप्टर्स क्रैश होकर जमीन पर गिर गए। हयात तहरीर अल शाम और सारे रिबेल्स जश्न और खुशियां मनाते हुए सीरियन पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। सीरियन कमांडर्स और जनरलों जो दमिश्क में थे, जब उन्हें इस बात का पता चला कि रिबेल्स ने सीरियन पोस्ट को तबाह और बर्बाद कर दिया और सीरियन मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया, तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा कि मैं इन रिबेल्स को ऐसी मौत दूंगा कि इनकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। पहले 10 घंटे में हयात तहरीर अल शाम ने 20 शहरों और गांवों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें उर्म अल कुबरा, अंजारा, उर्म अल सुगरा, शेख अकील, बारा, अजील, अविजिल, अल हफ्ता, ताल अल दब्बा, हायर डार्कल, कुप्तान अल जबल, अल सालूम, अल कासिमिया, कफर बेसिन, हौर, अनाज और बसरतून शामिल थे। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये किस तरह का तेजी से बदलता हुआ मंजर था, जहां हर शहर और गांव की फतेह जंग का नया रुख तय कर रही थी। किसके अलावा 46 रेजिमेंट का बेस, जो गवर्नमेंट फोर्सेस का था, हयात तहरीर अल शाम ने घेर लिया और चंद घंटों बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया। क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी या एक मिसाल थी जो फ्यूचर के ऑपरेशंस में बढ़ावा देने वाली थी? इस इतने मजबूत किले को तोड़ने में क्या किस्मत का रोल था? क्या इस जीत से गवर्नमेंट फोर्सेस का हौसला टूट गया, या ये सिर्फ एक और तरीका था उसी दर्द और खौफ को बढ़ाने का? क्या ये जंग का पहला कदम था जो पूरी की पूरी ताकत को हिला देगा, या ये सिर्फ एक छोटी जीत थी जो आगे चलकर किसी बड़े तब्दीली का सबब बनेगी? 28 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम ने ईस्टर्न इदलिब के देहाती इलाकों पर एक बड़ा हमला शुरू किया, जिसमें दादिक, कफर बतीह और शेख अली के गांव और साराकीब के शहर के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। ये आगे बढ़ना उन्हें M5 हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ला गया, जो एक स्ट्रैटेजिक रूट था। क्या ये सिर्फ एक जीत थी या फिर यह कोई लंबी प्लानिंग का हिस्सा था? क्या इस हमले का मकसद सिर्फ टेरिटरी गेन करना था या फिर कुछ और गहरा था? हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो के ईस्ट में मौजूद अल नैराब के एयरपोर्ट पर भी हमला किया। इसका क्या असर हो सकता था? क्या ये हमला एक जरूरी स्ट्रैटेजिक स्टेप था या फिर एक मिसाल जो बाद में होने वाले ऑपरेशंस का रास्ता तय करेगा? दिन के दूसरे हिस्से में हयात तहरीर अल शाम ने वेस्टर्न अलेप्पो के देहाती इलाकों में कफर बेसिन, अरनाज और अल-जर्रा के गांव कब्जा कर लिए और M5 हाईवे को काट दिया। आज के दिन के आखिर तक सीरियन रिबेल्स ने तकरीबन 40 शहरों और गांव को अपने कब्जे में कर लिया था। ये तेजी से बदलता हुआ मंजर किस चीज की निशानी थी? क्या इस वक्त का तकदीर पर गहरा असर था? इस दौरान एक रूसी एयर स्ट्राइक ने वेस्टर्न अलेप्पो के अतरीब में 15 बेगुनाह आवाम को मार दिया। 4 और लोग दरात इत्जा में या तो सीरियन या रूसी एयर स्ट्राइक में मरे। ये कैसा अजीब वक्त था जहां हर एक शहीद की जान एक और सवाल उठाती थी। क्या इंसानियत को इस दर्द और खौफ से कभी छुटकारा मिल पाएगा? 29 नवंबर 2024 को हयात तहरीर अल शाम और बाद में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने अलेप्पो में दाखिल होकर शहर का ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, जबकि प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस का सफाया हो गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक कुर्दिश लेड कोएलिशन है जो अमेरिका बैक्ड लेफ्ट विंग रिबेल ग्रुप्स का हिस्सा है और ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सीरिया की रस्मी मिलिट्री विंग का काम करती है। SDF का कहना है कि इसका मिशन एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और फेडरलाइज्ड सीरिया बनाने की लड़ाई है। SDF को सीरियन सिविल वॉर के दौरान एक रेबेल अलायंस के तौर पर बनाया गया था
और इसमें ज्यादातर कुर्दिश, अरब और असीरियन फोर्सेस हैं। साथ ही कुछ छोटी आर्मेनियन, तुर्कमेन और चेचन फोर्सेस भी शामिल हैं। एक रशियन स्पेशल फोर्सेस इस यूनिट को रिबेल्स ने एम्बुश किया और बाद में एक मरे हुए रूसी सोल्जर की फोटोज और कैप्चर्ड इक्विपमेंट पोस्ट किया गया। इसके जवाब में सीरियन और रूसी फोर्सेस ने रिबेल ग्रुप्स के कंट्रोल में आए इलाकों पर एरियल असॉल्ट्स शुरू किए। रूसी फाइटर्स ने अतरी, दरात, इज्जा और आसपास के गांव पर एयर स्ट्राइक्स भी की, जबकि गवर्नमेंट फोर्सेस ने रिबेल कंट्रोल्ड इदलिब, अरीहा, सरमादा और साउथर्न इदलिब के दूसरे इलाकों पर शेलिंग की। 29 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम ने इदलिब के काउंटी साइड में ताल कराताबीन, अबू कंसा और अल तालिया गांव को अपने कब्जे में कर लिया और अलेप्पो के काउंटी साइड में अल मंसूरा, जबकस और अल बावाबिया गांव भी अपने कब्जे में कर ली। अलेप्पो की जंग 29 नवंबर को विपक्षी बलों ने अलेप्पो में एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू किया। रिबेल्स ने अलेप्पो के गवर्नमेंट इमारतों के टेरेस पर अपनी पोजीशन संभाल ली। नीचे से गुजरने वाली सीरियन मिलिट्री कॉन्वॉय उनका निशाना थी। जैसे ही मिलिट्री व्हीकल स्ट्रीट में दाखिल हुई, रिबेल्स ने अचानक गोलियों और रॉकेट्स की बरसात शुरू कर दी। सीरियन मिलिट्री कमांडर ने रशियन एयरफोर्स कमांड को मदद के लिए रेडियो किया। कुछ ही देर में रशियन फाइटर जेट्स आसमान में दिखाई देने लगे और बिना देर किए उन्होंने रिबेल्स की पोजीशंस पर मिसाइल्स बरसानी शुरू कर दी। रिबेल्स ने मजबूरन टेरेस छोड़ दिया और स्ट्रीट पर सीरियन मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला कर दिया। सीरियन मिलिट्री ने भी जवाब दिया और ग्राउंड मिसाइल से रिबेल्स पर काउंटर अटैक शुरू किया। मगर रिबेल्स अपना असली मकसद जानते थे, रिवर पर बना वो ब्रिज। अगर ब्रिज उनके कब्जे में आ जाता तो सीरियन मिलिट्री की सप्लाई लाइन कट हो सकती थी। इसलिए रेबल्स ने फौरन ब्रिज पर जबरदस्त हमला कर दिया। सीरियन मिलिट्री की डिफेंसिव लाइन बिखरने लगी। अपनी पोजीशंस छोड़कर भागने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस दिन रेबेल्स ने अलेप्पो शहर के हमदानिया और न्यू अलेप्पो जिलों में दाखिल होकर 2 कार बमों से डबल सुसाइड अटैक किया। हयात तहरीर शाम के बलों ने 5 सिटी जिलों को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में मेन स्क्वायर तक पहुंचकर 4 और जिलों के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इदलिब और अलेप्पो में रिबेल्स ने 50 शहरों और गांवों को अपने कब्जे में कर लिया। अलेप्पो क्षेत्र में सीरियन फोर्सेस अलेप्पो एयरपोर्ट, मास्कनाह, अस-सफीरा और खाना से रोड तक पहुंच गई थी। रूसी एयर स्ट्राइक अलेप्पो शहर में 16 सिविलियंस को मार दिया। सीरियन रेबल्स ने एक घमासान जंग छेड़ दी, मगर धीरे धीरे रेबल्स कमजोर पड़ने लगे। हयात तहरीर अल शम तेजी से अपने साथियों की मदद के लिए बढ़ रहा था। शहर और गांव के लोग जंग की आग से बचने के लिए अपने घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे और सीरियन मिलिट्री उन पर कहर की तरह गोलियों और बॉम्ब्स की बरसात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये लड़ाई रेबल्स के हाथ से निकल चुकी है। और फिर हयात तहरीर अल शम की फौज पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में दाखिल हो गई। उन्होंने बिजली की रफ्तार से सीरियन फोर्सेस पर हमला बोल दिया और सीरियन मिलिट्री इस अचानक के वॉर से टूट कर बिखरने लगी। जल्द ही हयात तहरीर अल शम ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। 30 नवंबर 2024 अगले दिन ऑपोजिशन फोर्सेस ने तेजी से आगे बढ़कर कई शहरों और गांवों को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस के पूरी तरह टूट कर गिरने के बाद वो हमा की तरफ भाग गए। 30 नवंबर की सुबह के वक्त रेबल फोर्सेस ने अलेप्पो की सिटाडेल शहर में गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स को अपने कब्जे में कर लिया और अलेप्पो शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सुबह तक रेबल फोर्सेस ने अलेप्पो के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को अस-सफीरा की तरफ मुड़ना पड़ा। 30 नवंबर 2024 को नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस के कोलैप्स के बीच कुर्दिश मेजॉरिटी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) ने देर हफीज, टेलरान, टेल हसन और अलेप्पो शहर के शेख नज्जार डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होकर प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस को अपनी जगह से हटा दोपहर के बाद
एसटीएफ ने अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नुब्ल और अल जहरा के शहरों को अपने कब्जे में कर लिया जब प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस वहां से मुड़ गई थी। अब रेबल्स का अगला निशाना सीरियन कैपिटल दमास्कस था, तो फिर चले दमास्कस फतह करने। सब्सक्राइब। उम्मीद और आशा है कि ज़िंफो टीवी की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। हम कई हफ्ते से दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आपके प्यार भरे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ।